बाजार बोलता है इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं और बाकी फिर खबरों का भी आकलन करेंगे। तो पहले एफआईएस के डेटा में देखें तो एफआईएस तो एक बार फिर सेलर ही बनते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में, और 1114 करोड़ रुपए की सेलिंग वो करके गए हैं। फ्राइडे के सेशन में 3868 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज ने की है फ्राइडे के सेशन में। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल। अमेरिकन मार्केट में फ्राइडे का सेशन कुछ खास नहीं रहा, वहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली। डाउ से ज़्यादा नेस्डेक गिरता हुआ दिखाई दिया, %0.5 डाउ गिर के बंद हुआ। आज उसी की तर्ज पर शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी सभी मार्केट गिरे हुए हैं करीब 1% से 1.5% तक, क्योंकि अमेरिका में टेक शेयरों में हैवी सेलिंग फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिली थी। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। कॉफी डे करीब 11.5% ऊपर है, इसमें कुछ सर्किट लिमिट में चेंजेस हुए हैं। रेफेक्स में लास्ट वीक खबर आई थी कि कुछ इनके दफ्तर पर छापे वगैरह लगे हैं। आई थिंक वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आई है जिसकी वजह से आज काउंटर ने एक अच्छा स्मार्ट मूव दिखाया। उस दिन 10 से करीब 20% तक गिरता हुआ दिखाई दिया था। टारिल में करीब 8% की तेजी, जय बालाजी में करीब 6.5% और आयन एक्सचेंज में करीब 6% की तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि आज इस गिरे हुए मार्केट में ज़्यादा गिर रहे हैं। तो EMBDL करीब 4%, CCL करीब 3%, ONGC, स्पाइस जेट और NISCL इन सभी में करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबरों में ग्लोबल खबरें अगर पहले देखें तो अमेरिकी संसद में भारत पर लगे टैरिफ को लेकर कुछ एक सांसदों ने विरोध जारी किया, और ब्राज़ील पर लगे हुए टैरिफ के विरोध में भी वो आए। हालांकि उन्होंने अक्टूबर में भी इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश कुछ खास कामयाब नहीं हुई। अमित सर, टैरिफ को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? विवेक, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, अभी यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो अभी भी कुछ थॉर्नी इश्यूज पे, पर्टिकुलरली जो है वो इंडिया जो है अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को ओपन अप नहीं करना चाह रहा है, और कुछ कुछ सेक्टर्स में भी इंडिया के कंसर्न्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो डील अभी भी जो है नहीं हो पाई है। एंड मुझे लगता है कुछ समय और लगेगा। दोनों कंट्रीज की इंटेंशन बहुत क्लियर है, ये ट्रेड डील को जल्द से जल्द जो है कॉन्सूमेट करना चाहते हैं, मगर बिकॉज ऑफ ऑल दीज थॉर्नी इश्यूज मुझे लगता है कि शायद कुछ समय अभी और लगेगा। तो हमें शायद अभी दिसंबर में हम शायद उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं कि कोई ट्रेड डील अनाउंस होएगी, क्योंकि अब यूएस में जो है धीरे धीरे करके क्रिसमस हॉलिडेज बहुत करीब आ गए हैं। सो मुझे लगता है अब जो भी होगा वो जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ही होगा। सो आवर बेस्ट केस शुड बी कि मिडल ऑफ जनवरी तक जो है या एंड ऑफ जनवरी तक ये डील अनाउंस होए। उससे पहले होने की संभावनाएं हैं तो सही, मगर काफी कम हो चुकी हैं, विवेक। वरुण जी, ये बताएं, ये जो डील से प्रभावित कुछ एक शेयर्स हैं उन पर नज़र डालें, ख़ास तौर से जिनका ग्लोबल एक्सपोज़र है, ख़ास तौर से अमेरिकी एक्सपोज़र है। फॉर एग्जांपल हमारी आईटी कंपनियां, क्योंकि हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में वहाँ पर टेक शेयरों में बिकवाली भी देखने के लिए मिली थी, लेकिन हमारे जो शेयर्स हैं वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, TCS, इनमें एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी दिख रही है। अब TCS डेज हाई पर आ रहा है। सर, क्या लग रहा है, कौन सा चार्ट अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? जी। देखिए देखिए, जब आईटी के आप कंपेयर कर रहे हैं और नेस्डेक से हम कंपेयर करेंगे, तो नेस्डेक जब पूरा आप ईयर देखेंगे, पास्ट ईयर, तो काफ़ी अच्छा बढ़त दिखी थी वहां पर, और यहाँ पर काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिया था कंपेयर टू इंडियन आईटी सेक्टर। तो इंडियन आईटी सेक्टर एक डाउन परफॉर्मिंग सेक्टर था और वहां पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है हमारी। बट लेटली आप देखेंगे, जब से यूएसडी आईएनआर ने एक ब्रेकआउट दिया है 8970 के ऊपर, तब से इंडियन आईटी में एक जो बाइंग आई है, और वहां से एक अच्छे हायर हायर लो के पैटर्न में चल रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो अर्निंग्स जो आए थे, क्योंकि वहां पर कोई भी एक नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिला था मार्केट को, और जो अर्निंग्स है वो सस्टेनेबल होगी आगे जाकर, वैसा मार्केट को एक अश्योरेंस मिला था। तो इंडियन आईटी शेयर्स आप देखेंगे तो काफी अच्छा बॉटम आउट प्रोसेस हुआ है 34,000 का इंडेक्सिस के अराउंड, और 38,000 जो अपना 200 SM है उसके आसपास अभी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो विच इज अ पॉजिटिव साइन। और आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है और ब्रेकआउट भी हमें मिला है।
तो हमारी अब जब हम लास्ट 1-2 मंथ से बात कर रहे थे तब भी हमारी एक थी कि जो पोर्टफोलियो क्रिएशन है वहाँ पर आईटी का एक्सपोजर आपका होना चाहिए, एक अच्छा एक्सपोजर आप दे सकते हैं लोकेशन वाइज। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर आप देखेंगे तो जो आईटी के जो मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बीसॉफ्ट पर हमारी लेटली जो है एक खरीदारी की सलाह है। बीसॉफ्ट ने काफी अच्छा एक पैटर्न बनाया है और करीबन 400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बीसॉफ्ट में बने रह सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम क्लोजर टू द लोअर रेंज 5,900 से लेके 6,000 में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो एक दो शेयर्स जो है मिड एंड स्मॉल कैप में है वहां पर आपकी काफी अच्छी यहाँ पर कवरेज है हमारी, और यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी पता लग गई है कि आईटी शेयरों पर किस तरह से आपको ट्रेड करना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, ज्वेलरी पर। ज्वेलरी एक्सपोर्ट में ग्रोथ आई है। भारत के ज्वेलरी एक्सपोर्ट में नवंबर मंथ में 20% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है और करीब $2.5 बिलियन का हमारा ज्वेलरी एक्सपोर्ट रहा है। इस बार जो एक्सपोर्ट की डिमांड आई है वो हांगकांग, चाइना और मिडिल ईस्ट रीजन से आई है, जिसकी वजह से हमारे अब ज्वेलरी एक्सपोर्ट में ग्रोथ है। अमेरिका से टैरिफ के चलते डिमांड पर ज़रूर असर पड़ा है। अमित सर, दो तीन सेक्टर तो खास तौर से जो माने जा रहे थे कि टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे, उसमें ज्वेलरी, टेक्सटाइल और श्रिम्प सेक्टर था। और उसमें ज्वेलरी की ग्रोथ आना एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर चल रहा है, क्योंकि 20% की ग्रोथ है। 5-6%, 2-4% की होती ठीक था। ज्वेलरी शेयर्स की पिटाई काफ़ी हुई थी, खास तौर से कल्याण ज्वेलर जैसे शेयर। सर, क्या व्यू रहेगा आपका? आई थिंक यू आर राइट विवेक। यहाँ पे अमेरिका को जो हमारे जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़रूर कम हुए हैं, मगर दूसरी कंट्रीज को जो है वो बढ़ गए हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि कुछ रीराउटिंग हो रही है। जिन कंट्रीज के टैरिफ इंडिया के साथ कम है, यूएस के साथ कम है, और वो जो है इंडिया से इंपोर्ट करके वही माल जो है उसमें से कुछ यूएस भी जा रहा है। तो ये रीराउटिंग और ऑफ द सप्लाई चेन्स कुछ हुआ है। तो आई थिंक ये फैक्टर रहा है, और प्लस ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन रहा है, दोनों को लेके बहुत एक्साइटमेंट रही है। सो कहीं ना कहीं जो है वो उसने भी अपना रोल प्ले किया है। बट कुल मिला के these numbers are a very positive surprise, and it shows कि हमारे जो हैं कई एक्सपोर्ट की हमारी जो आइटम्स हैं वो उन्होंने resilience दिखाई है। And this is a very positive sign, not just for the jewelry exporters, but also for the India's current account deficit picture and India's macro picture in totality. So ये एक definitely positive signature sign है। वरुण जी, कोई काउंटर आपकी नज़र में जो ज्वेलरी वाला हो, कल्याण ज्वेलर, टाइटन, पीसीजे, कोई हो आपकी नज़र में जो कि ठीक लग रहा है चार्ट पर? जी विवेक जी, देखिए टाइटन पर हमारी काफी अच्छी सलाह है। देखिए 37 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था टाइटन ने, और करीबन 3900 के लेवल हमें देखने को मिले थे। अभी भी आप देखें क्लोजर जो अपने क्लोजर अपना जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट लेवल है, जो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस है 3750, वहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहां पर। और अभी आप देखेंगे एक दो दिन पहले उसी लेवल से यहाँ पर एक अच्छा हमें मूव मिला था। ये जो ब्रेकआउट है विवेक जी, काफी 600 पॉइंट का एक ब्रेकआउट है। और यहाँ से करीबन आप अगर 3 to 6 मंथ्स का कोई भी आपका व्यू है तो करीबन 4200 4300 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। 3650 का एक स्टॉप लॉस बनेगा, और यहाँ पर काफी अच्छा आप बाय ऑन डिप पर कर सकते हैं, या अगर ब्रेकआउट देता है 3900 पर तब भी एंटर कर सकते हो। टाइटन एक अच्छा शेयर है, यहाँ पर एक नजर में रख सकते हैं। ठीक है। एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, और अभी तक 2025 में 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा का माल वो बेच भी चुके हैं। एक बार लिस्ट भी देख लेते हैं कि एफआईज ने कितना माल किस किस मंथ में बेचा। तो दिसंबर में अभी तक करीब 18,000 करोड़ ही हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट वो माल बेच चुके हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है एफआईज के साथ कि इंडिया में बहुत ही तेज़ी के साथ वो माल सेल करने में लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप नवंबर मंथ में देखोगे तो 3765 करोड़ रुपए की सेलिंग की। अक्टूबर एक ऐसा मंथ था जहां पर कि एफआईज बायर बनते हुए दिखाई दिए थे, 14,610 करोड़ रुपए की बाइंग थी। सितंबर, जुलाई, अगस्त सभी में 17,700, जुलाई में 34,900 करोड़
अगस्त में सितंबर में भी 23,885 करोड़। तो कुल मिलाकर ये पिछले अगर 6 महीने देखें तो एफआईज की सेलिंग के काफ़ी इंटेंस सेलिंग झेलनी पड़ी है मार्केट को। लेकिन पिछला ये क्वार्टर देखें अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर की बाइंग ने काफ़ी कुछ हद तक ऑफसेट तो किया दिसंबर की सेलिंग को अभी तक, लेकिन ओवरऑल नेट में तो सेलिंग ही है। अमित सर, बायर नहीं बन पा रहे ये लोग और रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं जब फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की आती हैं, ये CLSA, जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स और जितने भी JP मॉर्गन वगैरह जितने बड़े नाम हैं, ये इंडिया पे ज़्यादातर आउट परफॉर्म या बाय रेटिंग ही रखते हैं कि निफ्टी यहाँ हो जाएगा। खरीदते क्यों नहीं है, माल क्यों नहीं खरीद रहे, इनकी रिपोर्ट पर क्यों रिएक्ट नहीं कर पा रहे एफआईज? जी, देखिए विवेक, ये जो फॉरेन ब्रोकरेजेस की जो बुलिश रिपोर्ट्स आती हैं, ये एक तरफ है, मगर जो एक्चुअल जो इमर्जिंग मार्केट्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो जो हैं अभी भी कन्विंस नहीं हैं। सो इन स्पाइट ऑफ द ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, जेफरीज हो गया, मॉर्गन हो गया, CLSA हो गया, ये जो है एक डिस्कनेक्ट आ गया है बिकॉज, और इसके पीछे काफी हद तक ये कारण है कि उनको इमर्जिंग मार्केट स्पेस में उनको इंडिया के अलावा बाकी अपॉर्चुनिटीज उनको बेटर नजर आ रही हैं। चाहे वो साउथ कोरिया है, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो चाइना हांगकांग है, चाहे वो ब्राजील है, चाहे वो पोलैंड है, तो तमाम इमर्जिंग मार्केट स्पेस में उनको अपॉर्चुनिटीज बेहतर नजर आ रही हैं, जिसके वजह से उनका इंडिया पे अंडरवेट स्टांस है। इंडिया की जो ओवरऑल वेटेज है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, वो तकरीबन 18% है, मगर इस समय ज्यादातर फंड मैनेजर्स इंडिया पे अंडरवेट बैठे हुए हैं। एनीथिंग फ्रॉम 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो उन्होंने अंडरवेट रखा हुआ है। और मेरा मानना है कि जब तक टेक्नोलॉजी थीम, AI एंड टेक्नोलॉजी थीम उनको अट्रैक्ट करती रहेगी, वो थोड़ा इंडिया पे अंडरवेट रहेंगे। मगर जब उनको लगेगा कि वहां पर सैचुरेशन हो गई है और वहां पे अब जो है वो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी उतनी पॉजिटिव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इंडिया के ऊपर ये जो अभी अंडरवेट स्टांस है, ये धीरे धीरे करके जो है वो इक्वल वेट या मे बी इवन ओवरवेट स्टांस में तब्दील हो जाए। मगर फिलहाल जो है ये जो है सेलिंग बरकरार है, फिलहाल अंडरवेट स्टांस बरकरार है। सो वन कैन होप फॉर अ बेटर टाइम, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं US इंडिया की अगर ट्रेड डील होती है तो दैट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर मेनी ऑफ फंड मैनेजर्स अंडर वेट से जो है वो इक्वल वेट या ओवर वेट जाने के लिए। तो शायद उसमें अभी कुछ समय लग सकता है, तब तक इंडियन मार्केट साइडवेज रहेगा, मगर जैसे ही वो ट्रिगर आया तो इंडियन मार्केट में आपको एक रैली देखने को मिलेगी और उस समय आपको फंड फ्लोज भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब वरुण जी ये बताएं, ये कुछ एक शेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं मार्केट की रैली से, फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकिंग के CDSL, NSDL और कैम्प्स, इन सभी में किसी पे कोई व्यू है आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी देखिए विवेक जी, आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर आप देखेंगे तो रेगुलेटर की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं या फिर जो भी हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो मीडिया में जो न्यूज़ आ रहे हैं उससे आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट शेयरों में काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर जो रेंज है वो करीबन 10 to 15% का है। बट उसमें आप देखेंगे तो MCX जो शेयर है वो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर जो भी न्यूज़ फ्लो के अराउंड यहाँ पर जो भी आए हैं वो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो निकाल के MCX मैनेज कर रहा है। 10,000 के ऊपर ट्रेड करना काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था, करीबन 8,000 8,200 के आसपास से। बट ऑब्वियसली कि थोड़ा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा हुआ है स्टॉक। बट अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। और जैसे ही 10,350 400 का स्टॉक यहाँ से लेवल निकालेगा, यहाँ से आने वाले दिनों में करीबन 11,000 के भी टारगेट बन सकते हैं। तो MCX एक स्टॉक है, वहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा BSE में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था। बट अब जो लोअर एंड ऑफ द रेंज 25,000, माफ कीजिए 2550 के आसपास यहाँ पर आप देखेंगे तो BSE ने एक अच्छा बेस बनाया और करीबन 2700 के आसपास एक रिजेक्शन है। जैसे ही 27 2800 का लेवल निकलता है वापस यहाँ पर आप देखेंगे BSE भी 3,000 के करीब ट्रेड होता दिखेगा। तो ये देश शेयर दो जो शेयर है वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ई क्लर्क्स पर है, जहां पर कि 17 दिसंबर को बायबैक की रिकॉर्ड डेट आ रही है और बायबैक 22 से 29 दिसंबर तक खुला रहेगा। और अगर हम देखें तो 4500 रुपये पर शेयर पर ये शेयर बायबैक आया है कंपनी का। बायबैक का साइज़ जो है वो 300 करोड़ रुपए, हालांकि कंपनी के मार्केट कैप को देखते हुए तो बहुत छोटा है ये बायबैक, क्योंकि 21,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रमोटर्स बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे, तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन होगा वो ही आता हुआ दिखाई देगा। उसमें भी जो स्मॉल कैटेगरी है उसके लिए जो 15% रिजर्व रहता है बायबैक का हिस्सा, वो पूरी तरह से मिल पाएगा। तो ये एक बड़ा पार्ट रिटेलर्स के लिए रहेगा। अमित सर, बायबैक, राइट इशू और बोनस स्प्लिट, ये चार चीज़ें इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शेयर उनमें से कोई भी नहीं चल रहा है। चाहे किसी में राइट इशू हो, किसी में शेयर स्प्लिट हो, बोनस हो, कुछ भी हो, शेयर गिर ही रहे हैं। ई क्लर्क्स के साथ कुछ सिचुएशन बदल सकती है, या इन आईटी जो निश आईटी कंपनी है उनके साथ कुछ सिचुएशन बदल सकती है? आई थिंक विवेक, ज्यादातर जो बायबैक्स आए हैं वो टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज स्पेस में आए हैं, और वहां पर जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है। और ज्यादातर फंड मैनेजर्स आईटी पे अभी भी कन्विंस नहीं है, वो अभी भी आईटी पे अंडरवेट बैठे हुए हैं। हालांकि आईटी सेक्टर पोस्ट अक्टूबर लोज इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द मार्केट। मगर वहां पर लॉन्गर टर्म स्टोरी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पे लॉन्गर टर्म स्टोरी में जो है कुछ कुछ इश्यूज हैं जिसके वजह से आप ये फिनोमिनन देख रहे हैं। एक समय होता था जब बायबैक जब भी अनाउंस होता था तो स्टॉक्स में जो है काफी ठीक ठाक अपसाइड देखने को मिल जाता था। मैंने 10, 15, 20% तक के अपसाइड देखे हुए हैं बायबैक पे, मगर वो अभी नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फंड मैनेजर्स आईटी पे अभी ओवरऑल अंडरवेट स्टांस रख के चल रहे हैं। सो मुझे अभी कोई बहुत विशेष जो है वहां पर कोई चेंज ऑफ स्टांस नजर नहीं आ रहा है। तो वो अगर चेंज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बायबैक अनाउंसमेंट के बाद जो प्राइस एक्शन है उसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज शायद ना होए। वरुण जी, ई क्लर्क्स पे कुछ चार्ट में समझ आ रहा है, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? जी विवेक जी, देखिए ई क्लर्क्स में आप देखेंगे तो जो आईटी सेक्टर जो कर रहा था पास्ट 2 मंथ से पहले जो अंडर परफॉर्मेंस था, ई क्लर्क्स आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है काफ़ी आईटी शेयर्स को। और यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ जो ब्रेकआउट मिला था और काफ़ी अच्छा यहाँ से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया था। आप देखेंगे 3700 से करीबन एक गिरावट आया था और 2000 के लेवल आए थे जब आईटी इंडेक्स फॉलो हो रहा था वन वे। और उसके बाद एक अच्छा बेस बना के ई क्लर्क्स ने जो प्रीवियस जो अपना टॉप था 3700 3800 का वो निकाल के करीबन 5000 के लेवल यहाँ पर हमें 4959 के लेवल टू बी वेरी प्रिसाइज दिखाने को मिले थे। अब यहाँ पर जो बायबैक की आप बात कर रहे हैं वहां से जो थोड़ा मार्केट यहाँ पर थोड़े स्पूक्ड हुआ है, और यहाँ पर मार्केट को जो बायबैक का जो अमाउंट या जो भी प्रोसेस चल रहा है वो नहीं पसंद आया। और उस न्यूज के बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ी एक क्लास में आप देखेंगे तो गिरावट आ रही है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात है, 4450 4300 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। डेली का 52 ईएमए भी यहाँ कोइंसाइड कर रहा है। साथ ही में आप देखेंगे जो इंडिकेटर्स जो है शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो भी एक अच्छा बेस बना रहे हैं यहाँ पर। तो कोई भी अगर अच्छा एक शॉर्ट टर्म व्यू अगर रखते हैं तो 4300 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जो भी गिरावट आती है इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ आने वाले दिनों में जो अभी पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर डेली चार्ट पर या शॉर्ट टर्म जो चार्ट है इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, वो काफी अच्छे लेवल्स बन रहे हैं। और यहाँ से वापस 4700 4800 के आसपास के लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर गिरावट में देखना चाहिए। अगर 4300 विवेक जी टूटता है तो फिर काफी बड़ा डाउनसाइड है करीबन 3800 के आसपास। तो 4300 का एक स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना जरूरी होगा। बायबैक के बाद मैं बोनस की भी बात करूंगा। एक कंपनी और है, बड़ी कंपनी, डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें बोनस इशू आया हुआ है। रिकॉर्ड डेट 19 दिसंबर है और 1:1 के रेशो में बोनस दिया जा रहा है। 22 दिसंबर तक बोनस का अलॉटमेंट होने की उम्मीद है। पिछले एक महीने में लेकिन स्टॉक 7% ऑलरेडी गिर चुका है। अमित सर, यही बात मैं कर रहा था कि किसी कंपनी में बोनस आ रहा है, जब बुल मार्केट का सेंटीमेंट उसके साथ होता है
तब यही शेयर 10-10%, 15-15% एक एक वीक में, एक एक मंथ में चल जाते हैं। आजकल स्टोरी उल्टी चल रही है। बोनस का बेनिफिट उठाना चाहिए डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनी में, या इसको ऐसे ही छोड़ दें अभी? देखिए विवेक, वही एक डिफरेंस होता है जब मार्केट बुल सेंटिमेंट में चल रही होती है, तो मार्केट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ट्रिगर्स। मार्केट कारण ढूंढती है बढ़ने के लिए, और यहाँ पे चूंकि मार्केट एक साइडवेज जोन में काफी फर्मली एंट्रेंच हो गई है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मार्केट इज नॉट लुकिंग फॉर ट्रिगर्स और रीजंस टू गो अप। तो ये एक फैक्टर है। प्लस डॉक्टर लाल पैथलैब के केस में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये स्पेस बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गया है। डॉक्टर लाल पैथलैब जो है कोविड टाइम में काफी तेजी से उन्होंने जो है राइज किया था, बिकॉज उस टाइम एक तो जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट की डिमांड अपने बिल्कुल पीक पे थी और बहुत जबरदस्त ग्रोथ रेट था। एंड दूसरा, उस समय तक उतने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं आए थे। अभी पिछले 2 साल में एक तो डिमांड का जो ग्रोथ रेट है वो अभी उतना नहीं है जितना कि कोविड के टाइम चला करता था, और दूसरा जो स्पेस है वो बहुत कंपेटिटिव हो गई है। बहुत सारे नए प्लेयर्स आ गए हैं जिन्होंने कि पुराने प्लेयर्स को जो है वो काफी चैलेंज किया है, और उनकी प्राइसिंग भी जो है वो पुराने प्लेयर्स के मुकाबले काफी कम है। सो आई थिंक प्लेयर्स लाइक डॉक्टर लाल पैथलैब, उनको जो है आने वाले समय में उनको अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स को इंटैक्ट रखने में भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो कुछ कारण देखिए स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं हर केस में, या सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ कारण एक ब्रॉड, चूंकि सेंटिमेंट उतना रोबस्ट नहीं है, तो हम उस तरीके का प्राइस एक्शन जो कि लेट्स से अप्रैल से लेके जो हमारा अगस्त या जुलाई तक का जो प्राइस एक्शन था, वो हम लोग जो है अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द मार्केट इज लार्जली साइडवेज एंड इट्स अ रिलेटिवली एक थोड़ी डल और बोरिंग मार्केट है, जहां पे कि केवल बड़े ट्रिगर्स का ही आपको जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बोनस, बायबैक्स, उन चीजों का उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है सर। अगली लेकिन ये वरुण भाई, चार्ट पे जरा इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दीजिए, क्योंकि पिछले जो 2-3 चार्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें ये गिरा है। कहीं कोई ट्रेडिंग बाउंस की उम्मीद? जी, विवेक जी, आपकी जो बात सुन रहा था, अमित जी ने जो बताया वो आप बिल्कुल सही है कि मार्केट अभी देखिए कि तो ट्रिगर्स जो आ रहे हैं बायबैक या जो बोनसेस पर, वहां पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो डल मार्केट है। साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर लालपेत ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और करीबन 3500 के लेवल दिखे थे। बट आप देखेंगे तो वीकली और डेली चार्ट्स पर वहां पर एक रेजिस्टेंस है 3600 के आसपास, और वहां से हमें एक रिजेक्शन मिला और स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। करीबन 2950 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, वो टूट चुका है। अब 2750 के आसपास एक अच्छा बेस है, वहां पर शायद आप देखेंगे तो स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। बट लार्जली आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है वो एक आप देखेंगे तो काफी अच्छे ट्रेड कर रहा था कोविड के टाइम पर, और काफी मोमेंटम में रहता था स्टॉक। अब वो मोमेंटम नहीं है, जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है वहां पर नहीं है, तो स्टॉक इतने बड़े मूव्स नहीं दे रहा है। साथ में अब देखिए एफएनओ में भी नहीं है, तो एक कैश काउंटर रह के ही रह चुका है। तो 2750 के आसपास अगर लंबा नजरिया है आपका और अपने फंडामेंटल्स पे विश्वास है, तभी आप यहाँ पर लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं। नहीं तो फिर आप देखेंगे तो काफी दूसरे प्लेयर्स भी है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। और जो जो बिजनेस है वो कॉम्पिटेटिव हो चुका है। साथ ही में आप देखेंगे तो जोन स्पेसिफिक हो चुका है। तो आप देखेंगे तो नॉर्थ साइड अलग जो प्लेयर्स है, या साउथ साइड आप देखेंगे तो अलग प्लेयर है, तो वहां पर उनका डोमिनेंस बढ़ चुका है। साथ ही में जो न्यू एज प्लेयर्स आए हैं वहां से भी काफी कंपटीशन जी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स साइड भी देखना है। टेक्निकली 2750 का एक स्टॉप लॉस है अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो। ठीक है। अमित सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि सर इस समय मार्केट में आपने कौन से सेक्टर्स पर अपने वेटेज बढ़ाए हैं, कहाँ पर आपने वेटेज घटाए हैं? विवेक, देखिए, हमारा इस टाइम क्लियरली लार्ज कैप बायस है। हमें लगता है कि ये बहुत ही अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं या इवन इंडियन मार्केट की भी बात करूं, हम बहुत ही मेच्योर स्टेजेस में हैं इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए भी और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी।
तो ऐसे में टिपिकली जो है वो लार्ज कैप बायस रहना जो है वो बेहतर होता है, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप में यूजुअली इस स्टेज पे डाउनसाइड्स ओपन अप होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं और अपसाइड थोड़े कैप्ड रहते हैं। तो मेरा अभी लार्ज कैप बायस है, नंबर वन। नंबर सेकंड, कुछ सेक्टर्स जो हमें अभी भी थोड़े ठीक लग रहे हैं उनमें बैंकिंग है, स्टॉक्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और आईटी एक किस्म का कॉन्ट्रेरियन बाय है, जिसमें ऑफ कोर्स डॉलर रुपी का भी एक बड़ा फैक्टर है। दैट इज अ बिग टेलविंड फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी स्टॉक्स। सो आई थिंक लार्ज कैप्स में भी जो है ये दो तीन सेक्टर्स जो हैं रिलेटिवली बेटर ऑफ लग रहे हैं। और जो न्यू एज सेक्टर्स हैं वहां पे अभी हमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं, और मुझे न्यू एज सेक्टर्स में भी जो है वो थोड़ा पोटेंशियल डाउनसाइड दिख रहा है। सो आई थिंक इट इज बेटर टू स्टिक टू द बेसिक्स। लार्ज कैप्स में भी आप ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो हैं जिनके पी रेशियोज भी लोअर हैं और जहां पे की अर्निंग विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर रहती है, वो वाले सेक्टर्स में ओवरवेट रहना बेहतर है बजाय कि दूसरों के। ठीक है अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन सर। थैंक यू विवेक, थैंक थैंक यू यू। सर। आगे बढ़ते हैं, एक दो खबर और लेते हुए चलते हैं। केन्स टेक का, इस पर एक देखिए, पिछला वीक जो था काफ़ी वॉलेटाइल था। एक बार ये गिरा, फिर रिकवर हुआ। पिछले 8-10 दिन में इस काउंटर में काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन अब एक खबर ये भी आई है कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने इसमें करीब 4.5 लाख शेयर उठाए हैं 4200 रुपये के भाव के आसपास, 4206 रुपये पर। वरुण भाई, कैसा दिख रहा है जब इतने बड़े बड़े फंड इसमें माल खरीद रहे हैं इन स्तरों पर? इस पे एक रिपोर्ट भी आई थी, दो रिपोर्ट आई थी इनफैक्ट, जेपी मॉर्गन और मैक्यूरी जैसी, जिन्होंने कि 7500-7700 तक के टारगेट दिए थे, और ये गिरा भी वहीं से था, बहुत तेज़ी से गिरा था। अभी क्या लग रहा है सर, कुछ है उम्मीद इस काउंटर पर? जी विवेक जी, देखिए कैंस पर आप देखेंगे तो बिल्कुल पहले तो जो हमारे शॉर्ट टर्म जो रिटेल निवेशक है या जो ट्रेडर्स हैं उनको तो यहाँ थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी है और स्टॉक बैन में भी आ जाता है कई बार। तो यहाँ पर उनसे थोड़ा अभी दूरी बना के रखे तो वो अच्छा रहेगा। साथ ही में आप देखेंगे तो कैंस का जो चलने का पैटर्न है, आप देखेंगे जो दिसंबर 24 जनवरी से जनवरी 25 से एक अच्छा फॉल आया था और करीबन 3800 3050 के लेवल पर इसी स्तर पर फरवरी मार्च में बेस बनाया था और वहां से अपना वापस ऑल टाइम हाई की तरफ गया था और उसी जो जोन से वापस इसी तरह से फॉल हुआ है। तो जब स्टॉक गिरता है तो 50% के आसपास गिर जाता है और यहाँ पर बेस बन रहा है। तो अच्छी बात यहाँ पर है कि जो लास्ट टाइम का जनवरी 25 का जो यहाँ पर एक जो लो बना था उसी के आसपास से यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर मुंह दिया है। बट अब ए वीक का जो क्लोजिंग है वो एक इम्पोर्टेंट क्लोजिंग रहेगा। अगर 4530 या 4265, 4300 से 45 का एक रेंज है, उसके ऊपर हमें 4500 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हम मानेंगे कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। बट यहाँ पर अगर क्लोजिंग हमें वीकली क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव मिलती है या 3950 या 3800 के नीचे मिल रही है तो हम मानेंगे कि पूरा एक जोन है जो सपोर्ट था वो टूट चुका है और आने वाले दिनों में यहाँ पर काफी जो ब्रोकरेज हाउसेस ने जो कंसर्न्स दिए थे वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो रहे हैं और यहाँ पर और लोअर लेवल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ये वीक कैसे क्लोज रहा है। आज के सत्र में काफी अच्छा मूव दिया है, लास्ट 2 दिन में आप देखेंगे। बट अभी भी स्टॉक स्टेबल नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी आए फिर आपको निवेशित रहना बिल्कुल अच्छा रहेगा। चलिए, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अंशुल जी, क्या देख रहे हैं, कौन सा इंडेक्स देख रहे हैं इस समय? निफ्टी बैंक निफ्टी आज वेट एंड वॉच के मूड में है, क्योंकि आज मेक और ब्रेक बनना है। गैप जोन से रिएक्शन है, अगर गैप जोन से पॉजिटिव रिएक्शन मिला तो शॉर्ट कवरिंग, नहीं मिला तो फिर मार्केट प्रोबेबली साइडवेज रह जाएगा। मैं बहुत डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ, 5 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है तो मेरा शॉर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अंशुल जी की राय। आजकल थोड़ा सा सुस्त चल रहा मार्केट, तो उसमें ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेशन के लिए है नहीं। एक काउंटर और है, उषा मार्टिन। वरुण जी, इस पर राय बताएं। प्रमोटर्स ने 23 लाख शेयर खरीदे, 23 लाख शेयर बेचे हैं, माफ़ कीजिएगा। 0.79% उन्होंने अपना हिस्सा बेचा, लेकिन ख़रीदार बड़े अच्छे मिले उन्हें। मॉर्गन स्टैनले जो इनका हेज फंड वाला पार्ट है उसने ख़रीदा है, बंधन म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा है, इंडियन इक्विटी ने ख़रीदा है।
तो सभी ने मिलकर ये 23 लाख शेयर खरीदे हैं। कैसे देख रहे हैं सर उषा मार्टिन को? जी जी। विवेक जी आपको थोड़ा। हाँ, हाँ जी वरुण जी बताएं। जी विवेक जी आपको मैं बताऊं, आपको थोड़ा रिकॉल कराऊं तो फ्राइडे के सेशन में हमने जब स्टॉक पिक में कैश में दिया था करीबन 4440 के आसपास, और वहां पर हमारा राय था कि काफी अच्छा स्टॉक ने ग्रेटेस्ट किया अपना ब्रेकआउट का, और यहाँ पर 442 के आसपास एक डेली चार्ट पर वापस एक ब्रेकआउट है, और करीबन 485-500 के हमारे लेवल्स थे। उसी दर पे आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पर स्टॉक ने मूव दिया है। और जो इंटैक्ट है, जो अपना जो अभी रिसेंट हाई बनाया था 498 के आसपास, वो हो सकता है। और स्टॉक में काफी दमखम है, जो मंथली चार्ट पर भी अच्छा ब्रेकआउट है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में 500 से लेकर 550 के टारगेट भी बने। बिल्कुल बढ़िया शेयर है और यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं भूल ही गया था वरुण जी कि ये आपने कॉल दी था। मैं ये सोच तो रहा था कि किसी एनालिस्ट ने कॉल दिया है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि उषा मार्टिन किसने दिया है। और आपने जी ये कॉल कितने पर दिया था? 440 के आसपास है। 440 के आसपास, और अभी चल रहा है 458। वेरी नाइस। जी गिरे हुए बाजार में भी ये काउंटर चल रहा है, 17-18 रुपये आपकी दिए हुए भाव से ऊपर है। चलो इसको आपकी कॉल्स के साथ डिस्कस करेंगे 12 बजे। वरुण जी, फ़िलहाल के लिए आप का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। 12 बजे मुलाकात करते हैं F&O में। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अंशुल जी, कोई शेयर है रडार पर आपकी? नहीं सर, फ्राइडे वाले जो 2-3 हमने बुक किए थे, क्या था वो, एक एसएमसी ग्लोबल था, 7-8% चल गया। आशापुरा माइन में भी प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। और इंडो क्या था, इन्फोबीम, उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। जुआरी में भी प्रॉफिट बुक कर, नहीं जुआरी आप पे नहीं डिस्कस हुआ था। संदुमा, इन्फोबीम, एसएमसी ग्लोबल, 3 आप पे डिस्कस हुआ था। तीनों में अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक हम कर चुके हैं। अब आज तो कोई नया अभी निकला नहीं है, क्योंकि निफ्टी वेट एंड वॉच के मूड पे है। निफ्टी जब क्लियर कर लेगा अपना ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, उसके बाद करेंगे। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में दिक्कत इस समय तो बहुत ज्यादा है कि इंडेक्स अगर छींक भी लेता है तो ये सब बुखार आने की जगह सीधा जमीन पर लेट जाते हैं। एक बार इन्फो बीन्स टेक, ये 732 रुपये वाला देखिए, आज 5.5% ऊपर है। और इस पर अंशुल जी ने बात की थी फ्राइडे के सेशन में, और ज़बरदस्त मूव इस काउंटर पर आया था। अंशुल जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 750 के आसपास के ही टारगेट दिए थे। 717 पे डिस्कस किया था सर। 8% ऊपर का टारगेट, तो 717 में 8% जोड़ लीजिए। हाँ, 800 750-60 के आसपास के ही आएंगे। बट हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, मतलब जितनी रिस्क हमने ली थी उतने रिस्क फ्री हो चुके हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था इन्फोबीम में, पुराना संदूमा कैसे चला था सेम ब्रेकआउट पे, तो ये भी हाँ, लगभग वैसे ही चल रहा है। और एसएमसी ग्लोबल उसी दिन 6% कुछ चल गया था फ्राइडे को ही, तो उसमें से भी हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। शायद टारगेट भी हम डन करा चुके हैं, एक बार चेक करना होगा मेरे को। बट हाँ, रिस्क फ्री तो हम तीनों में हो चुके हैं, ये पक्की बात है। ठीक है। एक बार एसएमसी ग्लोबल भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये 84 रुपीज़ का हो चुका है, और फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है उसके आसपास ही चल रहा है। अंशुल जी, ये याद है कि कितने पर दिया था मुझे एग्जैक्टली? 79। बहुत बढ़िया। तो 79 से 84 उसी दिन हो गया था फ्राइडे के सेशन में, जबकि मार्केट में इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में अभी इतनी तेज़ी नहीं आई है। धीरे धीरे अब लेकिन ये बॉटमिंग आउट तो हो रहे, कुछ शेयर तेज़ी आ रही है, कुछ शेयरों में आ रही है। सेलेक्टिव में संदूर मैंगनीज, इसमें भी यहाँ पर 215 रुपये का लेवल आ रहा है। अंशुल जी, इसमें क्या लेवल्स थे आपके? संदूमा कितने में दिया था? तो चंदूमा 206.50 में दिया है। यहाँ भी 8% की अपसाइड। वो फॉर्मूला फिक्स है कि 4% की रिस्क, 8% का स्टॉप लॉस। तो 206.50 से पकड़ लीजिए कि आपका 8% अपसाइड और 4% डाउनसाइड, यही रिस्क और रिवॉर्ड रहता है। वैसे संदूमा अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट 221 के ऊपर है। तो हम प्रीएम्प्ट करके चल रहे हैं कि 221 का ब्रेकआउट भी आएगा और ऊपर में 250 भी जाएगा। बट हाँ, रिस्क कैलकुलेटेड ही रहेगी। रिस्क पर ट्रेड, क्वांटिटी, ये सारी चीज जैसे हम चलते हैं वैसे ही चलेंगे, कोई भी बदलाव नहीं है।